हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले टॉपिक को, जिसमें पहले हम लोग लेते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने दो पॉइंट लिया ए एंड बी, और ये 1 2 3 4 5 पांच कैपेसिटर यहाँ पे आपको दे दिए, और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम अक्रॉस ए एंड बी, है ना। ए एंड बी के क्रॉस आपसे पूछा कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो भाई अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको लगेगा क्या अजीब सी बात चल रही है, लेकिन आप गौर से बताओ कि क्या C1 C2 सीरीज में है। देखो सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का तो आपने पढ़ लिया होता है 10th में, तो सोच के बताओ क्या C1 C2 सीरीज में है। तो ज्यादातर बच्चे आंसर करेंगे हाँ सर C1 C2 सीरीज में है। क्या C3 C4 सीरीज में है, तो उसमें भी ज्यादातर बच्चे कहते हैं हाँ सर सीरीज में है। ओके, फिर मैं पूछूंगा C1 C3 पैरेलल में है, तो हाँ सर पैरेलल दिख रहा है, C1 C3 पैरेलल में है। फिर मैं पूछूंगा C2 C4 पैरेलल में है क्या, तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं हाँ सर C2 C4 भी पैरेलल में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो चार क्वेश्चन का मैंने आंसर किया सीरीज में है या पैरेलल में है, तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर होता नो, C1 C2 सीरीज में नहीं है, C3 C4 भी सीरीज में नहीं है। ओके, क्यों नहीं है उसे हम लोग समझते हैं। तो पहले पहचानना आना चाहिए, कोई भी सर्किट में आपको दो कैपेसिटर गिवन हो तो पहचानना आना चाहिए कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है, आपस में पैरेलल है, या सीरीज में भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है, कुछ और है। तो कुछ और भी हम लोग बाद में सीखेंगे कि कुछ और भी होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए अभी सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। मैंने क्या लिखा, इफ देयर इज नो जंक्शन बिटवीन द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। मीन्स जब दो कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं हो तो उन दोनों कैपेसिटर को आप सीरीज में कह सकते हो। अब ये जंक्शन नहीं होने का क्या मतलब है, तो देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखो कैपेसिटर लिया C1, ये लिया कैपेसिटर C2, इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन है या स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट ही ज्वाइन है, एक दूसरे से डायरेक्ट ज्वाइन है। तो आपको सर C1 C2 तो डायरेक्ट ज्वाइन है, बीच में जंक्शन है नहीं, तो आप कह सकते हो C1 C2 सीरीज में है। अच्छा C2 C3 देखो क्या इसके बीच में कोई जंक्शन है, कोई नहीं सर जंक्शन नहीं है, आपको C2 C3 भी सीरीज में है। तो एक्चुअली C1 C2 C3 आपस में सीरीज में हो गया। अच्छा इतना कहने के बाद भी मैंने क्या क्राइटेरिया बोला, देयर इज नो जंक्शन बिटवीन कैपेसिटर्स देन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। कुछ बच्चों को अभी भी विजुअलाइज नहीं होता है सर जंक्शन का मतलब क्या कहते हो, तो मैं ऊपर के डायग्राम में आपसे समझाता हूँ। देखो C1 C2 है, कैपेसिटर है, इसके बीच में कनेक्टिंग वायर है, बट यहाँ पे देखो P पॉइंट पे एक और कैपेसिटर आके जुड़ गया है ना। तो क्या मैं P पॉइंट को जंक्शन कह सकता हूँ क्या, देखो सीधा स्ट्रेट लाइन रहता तो मैं जंक्शन नहीं कहता, ठीक है। सीधा स्ट्रेट लाइन जैसे यहाँ पे देखो C1 और C2 के बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है या कनेक्टिंग वायर है, बीच में कोई और चीज जुड़ा नहीं है, वो कोई और कुछ भी हो सकता है, कोई भी वायर यहाँ से निकलता हुआ नहीं रहना चाहिए C1 C2 के बीच में। तो यहाँ पे देखो क्या C1 C2 के बीच में पॉइंट P पे देखो नीचे में एक वायर निकल रहा है कनेक्टिंग वायर, यस। आपको ये पॉइंट P है सर, ये जंक्शन है। ओके, पॉइंट P क्या है, जंक्शन है। सो आपको सर P तो जंक्शन हो गया, तो C1 C2 के बीच में जंक्शन है, तो C1 C2 सीरीज में तो नहीं है, C1 C2 सीरीज में नहीं है। अच्छा सीरीज में नहीं होने का मतलब ये नहीं होता वो पैरेलल में है, ठीक है। मान लो मैंने कहा C1 C2 सीरीज में नहीं है, तो मन में मत मान लेना कि C1 C2 पैरेलल में है, पैरेलल की भी क्राइटेरिया होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो C1 C2 इसमें सीरीज में नहीं है। अकॉर्डिंगली बताओ C3 C4 क्या सीरीज में है, क्योंकि नहीं सर बीच में तो ये जो Q पॉइंट आपने लिख दिया इससे तो एक वायर ऊपर जा रहा है, कनेक्टिंग वायर यहाँ पे कनेक्टेड है ना। ये जो Q वाला पॉइंट है वो तो एक जंक्शन हो गया, तो C3 C4 के बीच में एक जंक्शन है, इसलिए C3 C4 भी सीरीज में नहीं है। अच्छा C1 C5, तो C1 एंड C5 के बीच में एक जंक्शन तो है ना, P वाला, P पॉइंट पे जंक्शन ही तो है, आपको C1 C5 भी सीरीज में नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीरीज में नहीं है कहना सीख लिया, एंड सीरीज में है ये कहना सीख लिया, ठीक है। तो फिर से देखते हैं C1 C2 के बीच में जंक्शन है, कहेंगे नहीं सर इन दोनों में डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई वायर अलग सा कनेक्टिंग वायर नहीं निकल रहा है इसके बीच में, इसलिए C1 C2 सीरीज में। अकॉर्डिंगली C2 C3 भी सीरीज में, या आप कह सकते हैं C1 C2 C3 all capacitors are in series in this diagram. Okay, चलिए तो याद कर लेंगे, if there is no junction between capacitors then those capacitors are in series, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट लिख लेते हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे, ऑलरेडी आपने कर लिया, ये तो कर लिया हम लोगों ने।
सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट की पोटेंशियल VB है, लेट VA इज ग्रेटर देन VB, तो VA ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। VA मैंने कह दिया VA इज ग्रेटर देन VB, इसका मतलब VA हायर पोटेंशियल हो गया, तो हायर पोटेंशियल की तरफ जो प्लेट होता है उसके अंदर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो लिख दिया प्लस Q। और VB लोअर पोटेंशियल बोला, इसकी तरफ जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस में नेगेटिव चार्ज होता है, उसको माइनस Q लिखा। आमने सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं, यस। चलिए हम लोग जानते हैं क्या, V इज इक्वल टू Q बाई सी, Q इज इक्वल टू CV पढ़ते थे, Q इज इक्वल टू CV, तो V कैन बी रिटन एज Q बाई C। अच्छा V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। वही लिखते देखो, हायर पोटेंशियल VA माइनस VB, इसी को मैं V लिख देता था ना, V इज इक्वल टू Q बाई C। अच्छा ये Q क्या होता है इसमें, Q is the charge on the inner surface of the higher potential plate, charge on the inner surface of higher potential plate। तो इसमें VA हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर के सरफेस पे जो चार्ज होती है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। इसके अंदर वाले सरफेस पे क्या थी, प्लस Q, तो प्लस Q बाई C लिख दिया। ओके चलिए एक और बात हम लोगों ने ये भी गौर से देखी थी। अच्छा पहले तो ये चेक कर लो क्या 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन एक ही बात है, अलग अलग है, पॉज करके आप चेक कर लीजिए। आप चेक करेंगे तो पता चलेगा ये तीनों तो एक ही इक्वेशन है। वैसे ही देखो मुझे VA पता है और VB निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, VA लिख दूंगा माइनस VA की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो लिख दो, Q अपॉन जो भी कैपेसिटेंस है C विल बी इक्वल टू दूसरे साइड की पोटेंशियल व्हिच इज VB। ओके वैसे मान लो VB पता है और VA लिखनी है, तो VB पहले लिख दिया जो भी पता है वो, फिर माइनस साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, VB की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो लिख दो माइनस Q अपॉन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू उसके दूसरे साइड की पोटेंशियल हो जाती है। इस तरह से एक साइड का पोटेंशियल पता हो, ठीक है, तो दूसरे साइड की पोटेंशियल आप लिख सकते हो, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ, पॉज करके इसको लिखते जाइए हर एक कॉन्सेप्ट को, और जो लगे कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं ये लिखने लायक चीज है, तो आपको साइड नोट में लिखते जाइए। चलिए अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। जैसे हमारा ये डायग्राम था, मैं ये डायग्राम बना दिया और आपसे पूछा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है आपको पता करना है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे आप, अब सीखना है, बाद में रिजल्ट निकल जाएगा तो सीरीज के क्वेश्चन हम लोग देख के कर लेंगे सॉल्व, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। तो जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट, ओवर हियर ए एंड बी मैंने बोल दिया, तो आपको पहला काम क्या करना है, ए और बी के अक्रॉस आप बैटरी ज्वाइन कर लीजिए। ए और बी के अक्रॉस क्या कर लीजिए, बैटरी ज्वाइन कर लीजिए। देखो मैंने नीचे में करके रखा है, तो लेट वो बाकी सब डायग्राम भूल जाओ। देखो C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर थे, ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था, मुझे ए और बी के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो पहला काम क्या किया मैंने, ए से देखो रेड कलर का मैंने एक बैटरी बना ली ए और बी के बीच में, पहला काम ये करना आपको, ठीक है। अब ये बैटरी को देखो, बैटरी क्या मैंने हायर पोटेंशियल लेफ्ट साइड में रखा है, लोअर पोटेंशियल राइट साइड में रखा है। तो लोअर पोटेंशियल को मान लो मैंने जीरो लिख दिया है, लोअर पोटेंशियल को जीरो लिख दिया है, तो हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भी आप क्या कहते हैं, लोअर साइड का पोटेंशियल प्लस ईएमएफ ऑफ बैटरी इज हायर साइड का पोटेंशियल, तो जीरो प्लस बी विल बी बी, तो इस साइड का पोटेंशियल बी हो गया। अच्छा ये वी हो गया, तो आप जानते हो कनेक्टिंग वायर है ये, तो पूरा कनेक्टिंग वायर, तो पॉइंट ए का भी पोटेंशियल आप वी लिख देंगे। वैसे यहाँ पे जीरो है और कनेक्टिंग वायर है, तो बी पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो लिख देंगे। ओके तो ये जीरो हो गया और ये बी हो गया, ये हायर पोटेंशियल साइड हो गया, ये लोअर पोटेंशियल साइड हो गया। आप जानते हो लोअर पोटेंशियल साइड में जो प्लेट होता है उसके अंदर वाले सरफेस में माइनस चार्ज होती है, तो मैंने यहाँ पे सपोज माइनस क्यू चार्ज लिख दिया है, येलो डॉट, येलो को पॉइंटर को देखो आप, ये इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे क्या लिख दिया है मैंने, माइनस क्यू रख दिया है, ठीक है। अच्छा इफ ये माइनस क्यू है तो सामने वाले सरफेस पे क्या चार्ज होगा, प्लस क्यू, है ना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये माइनस क्यू है, इसका मतलब क्या है, इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू है, इसका मतलब क्या है, बैटरी नहीं कनेक्ट करते तो सब जीरो जीरो था, अभी माइनस क्यू हो गया, मतलब इसका क्यू का लॉस हुआ है, मतलब इसके अंदर वाले सरफेस से क्यू चार्ज चल रही है, तो चलिए तो इस वायर के अक्रॉस चली चली चली, देखो ऐसे क्यू चार्ज चलती जा रही है, बैटरी को क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, इधर आ रही है, और ये क्यू चार्ज इस कैपेसिटर के C1 कैपेसिटर के इन प्लेट के लेफ्ट प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे चली जाती है, ठीक है। माइनस क्यू यहाँ से चली, माइनस क्यू यहाँ पे है, इसका मतलब क्यू चार्ज यहाँ से चली है, बैटरी को क्रॉस की है, बैटरी को क्रॉस की है,
फिर C1 के लेफ्ट वाले प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पे इफ प्लस क्यू आ गया, इस प्लेट के इनर सरफेस पे प्लस क्यू आ गया है, तो आमने और सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। इधर प्लस क्यू है तो वो क्या हो जाता है, माइनस क्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये भी समझ में आ, ये प्लस क्यू तो माइनस क्यू, वैसे ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू आ गया। अब ये दोनों चार्ज मैंने कैसे लिखा ये समझो। देखो, मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे घेर के रखा है। डॉटेड लाइन के अंदर कितने प्लेट दिख रहे हैं, एक दो प्लेट है। लेफ्ट वाले प्लेट पे कितनी चार्ज है, माइनस क्यू। अच्छा, ये याद करो, सर्किट थ्योरी हम लोग ने पढ़ लिया है। ये डॉटेड लाइन के अंदर जो ये दो प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट मिलके क्या आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, इसको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों प्लेट को मिला के पहले कितनी चार्ज होती, जीरो चार्ज होती, सब अनचार्ज था तो जीरो चार्ज होती है ना। अभी भी क्या होनी चाहिए, जीरो ही होनी चाहिए टोटल मिला के। तो इस प्लेट के लेफ्ट वाले प्लेट के अंदर वाले सरफेस में माइनस क्यू है, तो राइट वाले प्लेट के अंदर वाले सरफेस में क्या होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए, है ना। तभी तो इन दोनों को मिलकर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, इफ ये प्लस क्यू है तो इसके सामने वाले सरफेस पे क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। ठीक है, आमने सामने देखा। अब देखो, चेक करो, ये भी तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो, डॉटेड लाइन से मैंने फिर से दो प्लेट को घेर दिया, है ना। ये दोनों प्लेट जो है डायरेक्टली इन दोनों प्लेट, ये जो दो प्लेट है ये डायरेक्टली किसी से कनेक्ट नहीं है, ये तो आइसोलेटेड प्लेस हो गए ये दोनों मिलके। इन दोनों का नेट चार्ज जो पहले था वही बाद में होना चाहिए, नेट चार्ज जीरो था तो बाद में भी जीरो ही होगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू है, देखो दोनों मिलके जीरो हो रहा है। यस, घुमा फिरा के सब सही हो गया। ओके, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया। लोअर पोटेंशियल के प्लेट से मैंने चार्ज क्यू लेके चला तो उसके अंदर के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, ये क्यू चार्ज चला बैटरी को क्रॉस करता हुआ लेफ्ट वाले प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आ गया, और फिर मैंने इस तरह से सारे पे चार्जेस मैंने लिख दिए, प्लस क्यू माइनस क्यू एक्सेट्रा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ आपको नहीं समझा होगा तो फिर से रिपीट कर लो इस चीज को, है ना, बार बार सीखो। एक वे होता है सब्जेक्ट को सीखने का, है ना। तो आप उस सब्जेक्ट से जान पहचान बनाइए, उससे एडेप्टेशन लाइए। ओके, चलिए, ये समझ में, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, बैटरी से कितनी चार्ज पास हुई तो क्यू पास हुई। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, तो आप क्या किए, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया जिसकी ईएमएफ वी है। अब आपको बताना हो सी इक्विवेलेंट क्या है, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा Q अपॉन V। अच्छा, ये Q अपॉन V, सर ये तो C तो पहले जानते हैं, C इज इक्वल टू Q बाय V। यहाँ पे Q का मीनिंग क्या है, ये इस फॉर्मूला में सी इक्विवेलेंट में Q क्या है, तो Q इज द चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी। ठीक है, Q क्या है, ये Q क्या है, चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी, और V क्या है, ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, सीक्वेलेंट इसको लैंग्वेज में लिख दो, ये क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू क्या है, सीक्वेलेंट में क्यू चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी, वी क्या है, ईएमएफ ऑफ बैटरी। ओके, तो सीक्वेलेंट क्यू अपॉन वी निकालना है, ये रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हमें कैपेसिटेंस आ जाएगा। ओके, चलिए करें, आगे सॉल्व करते हैं। अब चलो, यहाँ पे मैंने सपोज इस एंड को, ये पोटेंशियल वी है, इस एंड को जीरो बोल दिया, तो इफ जीरो है तो ये बैटरी की ईएमएफ वी है, लोअर पोटेंशियल साइड का वोल्टेज जीरो है, बैटरी ईएमएफ वी है, तो आप हायर साइड का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, लोअर पोटेंशियल, लोअर साइड का पोटेंशियल प्लस ईएमएफ इज हायर साइड का पोटेंशियल, जीरो प्लस वी वी हो गया। इसको मान लिया जीरो है ना, लेट मान लिया। ठीक है, अच्छा, ये वी जीरो है तो आप देखो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, तो ये जीरो है तो ऊपर वाला भी जीरो हो जाता। अच्छा, वैसे वी है तो ये भी वी हो जाता, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, जंप कर करके एक साइड की पोटेंशियल पता है तो कैपेसिटर के दूसरे साइड की पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं। अभी जस्ट सीखा क्या, एक साइड का पोटेंशियल V है, जैसे यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट पे देखो पोटेंशियल मैंने लिखा V माइनस क्यू बाय C1। कैसे लिखा है ये समझो। तो पहले क्या करना है, ए साइड की पोटेंशियल V है तो इस साइड का पोटेंशियल लिखना है, तो पहले क्या करो, ए साइड की जो पोटेंशियल है वो लिख दो, V लिख दिया, फिर माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगा दिया, फिर जो भी चार्ज ए साइड में था, ए साइड में जो प्लेट था उसकी चार्ज देखो क्या Q है, तो Q लिख दिया, अपॉन जो भी कैपेसिटेंस है वो लिख दो C1, तो V माइनस Q अपॉन C1 हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। इफ ये V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस Q अपॉन C1। कहां से आया, देखो मैंने अभी जस्ट आपको रिवाइज कराया था, यहां से आया। ए साइड का पोटेंशियल पता है VA, बी साइड का लिखना VB, तो VA माइनस लिख दिया, फिर VA की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज देखो क्या है, प्लस Q, तो Q अपॉन कैपेसिटेंस लिख दिया, और वही होगी VB। इसी को मैंने यूज किया है। ओके, चलिए, यहाँ का पोटेंशियल आ गया। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल पता है मुझे, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेना है, इसके तरफ जंप करके यहाँ का पोटेंशियल लिखना है। तो पहले इस साइड का पोटेंशियल जो है वो कॉपी कर लिया, तो वो क्या है, V माइनस क्यू बाई C1, तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया V माइनस क्यू बाई C1। चेक करो यहाँ V माइनस क्यू बाई C1, फिर क्या लिखूंगा, माइनस साइन, और फिर देखूंगा
कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आया, तो पहले वाले पॉइंट की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर के सरफेस पर क्या चार्ज है, क्यू, है ना, तो वही लिख दिया क्यू अपॉन इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या लिखी मैंने, C2, तो C2 लिख दिया, इस साइड का पोटेंशियल आ गया। अब जंप करके यहाँ का लिखना है, ठीक है, पहले जानते हैं इस साइड का पोटेंशियल 0 है, तो मैं ये जंप करके यहाँ लिखूंगा वो और 0 को इक्वेट कर दूंगा। चलो यहाँ से इसका लिखना है, तो पहले तो इस साइड लेफ्ट साइड में इस कैपेसिटर C3 के लेफ्ट साइड में जो पोटेंशियल है उसको राइट साइड में कॉपी करके लिख लो, तो वो लिख दिया V माइनस क्यू बाई C1 माइनस क्यू बाई C2, फिर माइनस साइन लगा दिया। पहला जो पॉइंट था लेफ्ट साइड जो पॉइंट है उसके तरफ जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस में क्या चार्ज है, क्यू, तो मैंने लिख दिया माइनस में क्यू अपॉन जो भी कैपेसिटेंस है C3 वो C3 लिख दिया। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाती है, V माइनस क्यू बाई C1 माइनस क्यू बाई C2 माइनस क्यू बाई C3, isn't it that should be equal to 0? yes, इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे क्योंकि इस पॉइंट की पोटेंशियल मैंने 0 मानी हुई है पहले से, और उसी 0 को इसके साइड इक्वल कर देंगे। मैं जानबूझ के जंप करके पोटेंशियल लिखना सिखा रहा हूँ ताकि सर्किट में बहुत काम आता है ना, ये सब छोटी छोटी बातें प्रूव करने के लिए तो बुक वाले फटाफट प्रूव कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को सीखना है चीजों को, ठीक है, जंप करके पोटेंशियल कैसे लिखना है, ये सब चीजें बातें काम में आएंगे अपने को, तो बस वही लिख दिया मैंने, V माइनस क्यू बाई C1 माइनस क्यू बाई C2 माइनस क्यू बाई C3 इज इक्वल टू 0। अच्छा हमारा एम क्या है, C इक्विवेलेंट निकालना। C इक्विवेलेंट क्या होता है, Q अपॉन V। अच्छा Q क्या होता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, Q क्या होता है, जो बैटरी से चार्ज पास हो रही है। V क्या है, बैटरी की EMF, ठीक है, हमारा एम क्या है, Q बाई V निकालना। अब देखो बाकी सबको राइट में ले लिया, सब प्लस में आ गया, Q कॉमन ले लिया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, Q को इधर लिया, ये V बाई Q हो गया इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब देखो Q बाई V को इफ C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो V अपॉन Q को क्या लिखेंगे, 1 बाई C इक्विवेलेंट, वही लिख दिया मैंने, V बाई Q को 1 बाई C इक्विवेलेंट, और हमें फॉर्मूला आ गया सीरीज में। आगे चल के ये जंप करना तो सीख गए हम लोग, आगे चल के ये फॉर्मूला याद रखना आपको, है ना, सीरीज में ये फॉर्मूला फटाफट लगाने का। अच्छा ये जो फॉर्मूला आपने आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में होता था फॉर्मूला रेजिस्टेंस के केस में 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बस यहाँ पे स्विच हो गया फॉर्मूला, सीरीज में ये फॉर्मूला आ गया 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, याद होगी आपको। तो सीरीज में कैसे होता है वो डिसाइड करना सीख लिया, सीरीज में 3 कैपेसिटर है और उसकी C इक्विवेलेंट क्या होगी वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज विल बी सेम, है ना, जब भी कोई कैपेसिटर आपस में सीरीज में होता है तो उसमें क्या सेम होती है, तो चार्ज सेम होती है। अच्छा भाई चार्ज ऑन कैपेसिटर ये टर्म जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर टर्म का मीनिंग क्या होता है, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक हायर पोटेंशियल होगा एक लोअर पोटेंशियल होगा, तो चार्ज किसकी, तो चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, उसी को हम लोग सिर्फ चार्ज और कैपेसिटर में बोलूं जब भी तो आप ये समझ जाएंगे, ओके। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज विल बी सेम, चेक करते हैं सेम था क्या, हाँ था, देखो यहाँ पे भी Q था प्लस Q, ये भी प्लस Q है ये भी प्लस Q, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में थी तो तीनों की चार्जेस सेम है, ओके, हम लोग ये कह सकते हैं। अच्छा तीन कैपेसिटर की चार्ज सेम है इसलिए वो सीरीज में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बना दूंगा जिसमें चार्ज सेम हो सकता है, तो उसके कारण सीरीज में नहीं होगा। सीरीज का क्या क्राइटेरिया था, जब भी दो कैपेसिटर के बीच में जंक्शन नहीं हो तब वो दोनों कैपेसिटर सीरीज में होती है, और if दो कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी सेम, ओके। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज इज सेम देन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, sorry, charge on capacitors will be same then capacitors are in series, it is possible it may not be possible, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, पॉज करके नहीं समझा तो एक बार और रिवाइज करके देख लो, पूछ लो। अच्छा मैथमेटिकली ये चीज को आप जब सॉल्व करते हैं तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों से कम होगी, मतलब चार भी ले सकते हैं ना, मान लो चार ले लेते हैं कैपेसिटर, तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4, जितना लेना हो उतना प्लस आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरा कहना क्या था यहाँ पे, C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, लेसर देन द लीस्ट, मतलब C1 से भी छोटी होगी, C2 भी छोटी होगी, C3 भी छोटी, सबसे छोटा होगा कौन, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे छोटी होगी तो हम लोग कहते हैं C इक्विवेलेंट विल बी लेसर देन द लीस्ट, है ना, तो लिख दिया C इक्विवेलेंट विल बी लेसर देन ऑल, C1 C2 C3 सबसे कम होगा वो।
तो इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैथमेटिकली मैंने निकाला है। मान लो मैंने सीरीज में कह देता तीन कैपेसिटर है, ओके, सीरीज में कह देता तीन कैपेसिटर, जैसे ये डायग्राम ले लेता हूँ आगे। ये मैंने C1 बोलता 2 है, ये 3 है, ये 4 है। C1 2 है, C2 3 है, C3 4 माइक्रोफैराड है। तो C इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी क्या होगा, तो देखिए तीनों सीरीज में है। तो जो सबसे कम था कौन था, 2 था। C1 की वैल्यू मैंने 2 बोली थी, 2 से भी कम आंसर होगा, ये श्योर है ना। C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे कम है उससे भी कम होगा। आपका लक अच्छा रहा, कभी सीरीज का क्वेश्चन आ गया और एक ही ऑप्शन ऐसा हुआ जो सबसे छोटा है, तो आप उसको टिक कर लोगे, ऐसा लक अच्छा रहा तो, ठीक है। और मैथमेटिकली हम लोगों ने ऑब्जर्व करके निकाल के रखा है, okay. C equivalent will be lesser than all individual capacitors in case of series combination. Second point लिखा है, n identical capacitors are in series, each capacitor has capacitance C. आपके पास n identical capacitor हैं जो कि सब सीरीज में है और सबकी कैपेसिटेंस C में है, उस केस में C equivalent क्या लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं 1 by C equivalent is equal to 1 by C1। अब C1 C2 C3 सब C है, सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल है, सबकी कैपेसिटेंस C है, 1 by C1 की जगह 1 by C plus 1 by C plus 1 by C कितने टाइम करते हैं, n है तो n टाइम करते हैं। तो राइट साइड में 1 by C 1 by C 1 by C n टाइम करते हैं, तो राइट साइड सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है n by C, वही लिखते हैं n by C is equal to 1 by C equivalent। तो C equivalent की वैल्यू इस केस में क्या आ जाती है, C by n। मतलब ऐसा कुछ रहा तो डायरेक्ट लिख दोगे, C equivalent क्या होगा, C by n। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्ट को याद रखना है, सीरीज के रिजल्ट्स लिख रहा हूं मैं, सब जगह पैरेलल में मत अप्लाई करना। मान लो दो ही कैपेसिटर रहा, उसमें C equivalent निकालना है, तो आप 1 by C equivalent क्या लिख देंगे, 1 by C1 plus 1 by C2 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, यस दिया जाता, सॉल्व करके लिख देंगे इसको, आप अपने आप कर लोगे, तो बच्चों वाली बात है। C equivalent क्या हो जाएगा, C1 C2 upon C1 plus C2। अच्छा, ये किसके लिए वैलिड है, जब दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में हो। तो कुछ बच्चे कहते हैं स्मार्ट होते हैं, वो तीन कैपेसिटर के लिए भी यूज करते हैं, तो कहते हैं सर दो के लिए ऐसा बोला, तीन के लिए शायद ऐसा होगा, C1 C2 C3 अपॉन C1 plus C2 plus C3, नहीं होता वो, ठीक है। आप उसके लिए तीन के लिए क्या यूज करेंगे, अभी सिखाए, ऐसा यूज करेंगे। चार रहे तो 1 plus C4 कर लीजिए, पांच हो तो 1 plus C5 कर लीजिए, ऐसा उससे सीक्वेंस सॉल्व कीजिए। ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो दो का रहता है तो ऐसा रहता है, तीन में ऐसा दिखना बंद हो जाएगा। ओके, चलिए वो भी गलती हम लोग नहीं करेंगे। अब आते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कैपेसिटर्स, कि मान लो तीन कैपेसिटर या चार जो भी लिया, जितने भी कैपेसिटर सब सीरीज में है, सब में क्या सीखा मैंने, Q सेम है ना, Q is same on all the capacitors। और कैपेसिटर में जो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट होता है उसी को चार्ज ऑन कैपेसिटर कहते हैं, इज इक्वल टू CV, और Q तो सब में सेम है, तो क्या मैं V को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C लिख सकता हूँ, हाँ, V can be written as inversely proportional to C। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि Q जो है सारे कैपेसिटर में सेम है, और V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by C। तो तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल का रेशियो होगा, तो V1 is to V2 is to V3 लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, 1 by C1 plus 1 by is to 1 by C2 is to 1 by C3। तीनों की पोटेंशियल जो होगी, तीनों के पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो होगा। ओके, अच्छा इसको और भी तरह से देख सकते थे, जैसे देखो इस डायग्राम में देखो भाई, कहां गया यार, यहाँ इस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, तो कहते Q by C1 था। C2 के अक्रॉस क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, Q by C2 था। C3 की तरफ क्या था, Q by C3 था। तो आप वही लिखते हैं, V1 is to V2 is to V3 क्या लिखते हैं, Q by C1 is to Q by C2 is to Q by C3। ओके, चलिए तो उससे भी निकालते तो आप ये आ जाता है आंसर, 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3। ठीक है, अच्छा मान लो तीन कैपेसिटर लिया, सारे कैपेसिटर इक्वल रहे, सबकी मैग्नीट्यूड सेम रही, तो V1 is to V2 is to V3 क्या हो जाता, 1 is to 1 is to 1, है ना, बच्चे वाली बात है, C1 C2 C3 इक्वल हो जाए, फिर रेशियो क्या हो जाएगा, 1 is to 1 is to 1। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जो ऊपर पड़ा उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने तीन कैपेसिटर ले लिए, 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड, और मैंने पूछा इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है अक्रॉस बैटरी, मतलब ये दोनों पॉइंट, एंड के पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट राइट मोस्ट पॉइंट, है ना, इन दोनों पॉइंट के पहले पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो मैंने क्या लिया, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये जो है येलो से दिखा दो, मैं कॉर्नर दिखा रहा हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। हमने देखा क्या 3 6 एंड 12 सीरीज में है क्या, हाँ देखो 3 एंड 6 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, 6 एंड 12 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो हम लोग कहेंगे 3 6 एंड 12 आर इन पैरेलल।
तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, तो क्या लिखते हैं 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 12, एलसीएम ले लेंगे 12, यस सॉल्व कर लोगे 7 बाय 12 आ गया। अच्छा 1 बाय सी इक्विवेलेंट 7 बाय 12 है, 7 बाय 12 आंसर नहीं होगा, आपको सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 12 बाय 7। तो ये भी गलती हम लोग कभी कभी करते हैं, 1 बाय सी इक्विवेलेंट आ गया 7 बाय 12, इसी में आंसर लिख देते हैं, नहीं आपको सी इक्विवेलेंट लिखना है तो रेसिप्रोकल करके लिखिए। तो ये सिली मिस्टेक बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं, तो आप नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इसको लिख दिया 12 बाय 7 माइक्रोफैराड सी इक्विवेलेंट। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि बताओ व्हाट इज द चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी, है ना, व्हाट इज द चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी, ओके। मैंने पूछा व्हाट इज द चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी, तो कैसे करेंगे भाई, देखो तो चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी क्या लिखते हैं, 1 बाय q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू v। याद करो सी इक्विवेलेंट क्या डिफाइन किया था, चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी अपॉन v। तो चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी मैंने पूछा, आप लैंग्वेज में लिख लेना इसको, चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी क्या होगी, तो सी इक्विवेलेंट इनटू v, v क्या है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो सी इक्विवेलेंट कितनी है 12 बाय 7 माइक्रोफैराड इनटू v, बैटरी की ईएमएफ क्या है 12 वोल्ट। सॉल्व किया आ गया मुझे 24 माइक्रो कूलम, ओके। अच्छा सब में चार्ज सजाना तो लिख पाते क्या, अभी 24 लेफ्ट देखो, लोअर से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है 24, तो 12 माइक्रोफैराड की राइट वाले प्लेट पे कितनी चार्ज हो जाती है -24, और 3 माइक्रोफैराड के लेफ्ट वाले प्लेट के अंदर में क्या चार्ज हो जाती है 20 प्लस 24 माइक्रोकूलम। अकॉर्डिंगली सब पे चार्ज लिख सकते थे। आप कहेंगे तीनों कैप्सूल में कितनी चार्ज है, तीनों में कहेंगे 24 24 24 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं V1 is to V2 is to V3। आप क्या लिखते हैं V1 is to V2 is to V3 is equal to what, 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3, तो 1 by 3 is to 1 by 6 is to 1 by 12। अब निकालेंगे इसको, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4 is to 2 is to 1, ओके। चलिए V1 is to V2 is to V3 आ गई, 4 is to 2 is to 1। अच्छा तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 12 14 वोल्ट ही तो है, इनके अक्रॉस नेट पोटेंशियल क्या है, तीनों को मिला दीजिए, तीनों के एंड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो कहोगे सर ये 14 है, लेफ्ट को 0 मानते ये भी 0 हो जाता, राइट को 14 मानते ये 14 हो जाता, तो तीनों कैपेसिटर के कंबाइंड के अक्रॉस नेट पोटेंशियल क्या है 14 है। तो आप ऐसे लिख सकते थे V1 लिख लो, V1 plus V2 plus V3 is 14 and V1 is to V2 is to V3 is 4 is to 2 is to 1। क्या आप डिवाइड कर सकते हो, बचपन में पढ़ा है भाई, डिवाइड करना आता है। कैसे याद करो, V1 plus V2 plus V3 है 14 वोल्ट, V1 is to V2 is to V3 है 4 is to 2 is to 1। क्या कहते हैं V1 के करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लो 4 अपॉन सारे रेशियो को ऐड कर लो 4 plus 2 plus 1 इनटू जो भी टोटल पोटेंशियल है तीनों को ऐड करके, तो V1 plus V2 plus V3 क्या है 14, ये लिख दे, सॉल्व किया 8 वोल्ट आ गया, ओके। अच्छा V1 निकालने का एक और तरीका हो सकता था, क्या मैंने कैपेसिटर C1 पे चार्ज निकाल दिया था, हाँ जो बैटरी से पास हो रहा था चार्ज वही तीनों पे चार्ज होता, इस पे भी 24 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम होता, राइट, चार्ज 24 माइक्रोकूलम। क्या 3 माइक्रोफैराड पे जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है V1, तो आप क्या लिखेंगे Q अपॉन C1, तो V1 को क्या लिखेंगे Q अपॉन C1, यही तो फॉर्मूला आया है Q इज इक्वल टू CV बार बार, तो Q क्या था 24 माइक्रोकूलम, C1 क्या है 3 माइक्रोफैराड, सॉल्व कर दिया तो 8 वोल्ट आ गए यहाँ पे भी, ओके। वैसे V2 लिखना था तो करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लो, V2 के करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है 2, 2 अपॉन सारे रेशियो को ऐड कर दे इनटू टोटल वोल्टेज, ठीक है, तो ये 4 वोल्ट आ गए। V2 लिखना है तो Q by C2 लिख लेते, ये भी कर सकते, या तो ये करो या ये करो, तो Q निकाल चुके हम लोग कितनी 24, 24 अपॉन C2 क्या है 6 है, तो सॉल्व किया तो 4 वोल्ट आ गया, सेम आ रहा है। V3 का करस्पॉन्डिंग रेशियो 1 है, 1 अपॉन सारे रेशियो को ऐड कर दिया इनटू टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया। सॉरी यहाँ पे V2 को V3 लिख देना, यहाँ पे देखो V2 को V3 लिख देना, V3 क्या हो जाता, ये करो या ये करो, है ना। V3 को Q अपॉन C3 भी लिख सकते हैं, Q पता है 24 माइक्रोकूलम है, अपॉन C3 कितनी थी भाई 12 माइक्रोफैराड, लिख दे 12, 2 आ गए, तो वही दोनों से 2 2 आ रहा है, कोई भी एक मेथड आप यूज कर लेंगे। ये जो रेशियो में था V1 is to V2 is to V3 4 is to 2 is to 1 है, एंड V1 plus V2 plus V3 14 वोल्ट है, ये सब एप्पल एप्पल वाले क्वेश्चन करते थे ना बचपन में, देयर आर 15 एप्पल्स डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1 is to 2 के रेशियो में बांटो, वैसे ही है, तीनों मिला के टोटल वोल्टेज 14 है और तीनों के रेशियो 4 is to 2 is to 1 है, बांट लिया सब, ऐसे ही करते हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग, पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए आप।
अब टोटल एनर्जी जो होती, अब देखो, आप देखो यहाँ पे इस कैपेसिटर में, देखो ध्यान से, कहाँ गया कैपेसिटर हमारा, रुक जाओ, पेशेंस पेशेंस बेटा। तीनों में देखो, इसमें में अंदर में चार्जेस हैं, इसमें में अंदर चार्ज है, इसमें में अंदर चार्ज है, तो तीनों के अंदर में चार्ज है, तो तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब तीनों के अंदर एनर्जी होगा। तो तीनों की एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हम लोग कहेंगे यू इक्विवेलेंट है ना। तीनों की एनर्जी को क्या लिखा है, यू इक्विवेलेंट। वो किसके इक्वल होता है, तो C1 के अंदर जो एनर्जी है वो U1, C2 के एनर्जी जो अंदर में है U2, और C3 के अंदर जो एनर्जी है U3। तो U टोटल या U इक्विवेलेंट, आप देखो 4 मिनट लिखना होता तो U इक्विवेलेंट या नेट U को लिख सकते थे U1 प्लस U2 प्लस U3। उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। V क्या है, बैटरी की EMF है यहाँ पे, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है। या तीन जो कैपेसिटर या चार कैपेसिटर जो सीरीज में है, उन चारों के अक्रॉस, दो चारों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप V लिख सकते हैं। आप जानते हैं Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V होती थी, है ना। तो आप इसको और पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा। आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है सिस्टम में, तो क्या लिखेंगे, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर और Q स्क्वायर बाय 2 C इक्विवेलेंट, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में करो सॉल्व, हाफ इंटू C इक्विवेलेंट V स्क्वायर लिखते, हाफ C इक्विवेलेंट क्या आई थी 12/7 माइक्रोफैराड, और V क्या थी 14 वोल्ट का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो आ गया मुझे 168 माइक्रोजूल। मतलब तीनों कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है, तीनों को ऐड करेंगे तो यही आएगी, ठीक है। ओके, चलिए पॉज करके लिख लीजिए। अब देखो U जो था टोटल एनर्जी था, पहले वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती थी, कहते Q स्क्वायर बाय 2C1 होती सर। दूसरे में क्या होती, Q स्क्वायर बाय 2C2 होती। तीसरे में क्या होती, Q स्क्वायर बाय 2C3 होती। तीनों कैपेसिटर में चार्ज सेम था, Q स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 को आप 1/C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, सीरीज में तो लिख ही सकते हैं, तो उसी को लिखा तो ये आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये जो Q स्क्वायर बाय C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ये कहाँ से आ रहा है समझ में आया, यहाँ से आ रहा है। और इससे समझने से क्या फायदा, वो पता चल गया कि टोटल एनर्जी जो है एक्चुअली तीनों कैपेसिटर के अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको ऐड करने से आई है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला आपने प्रूव भी कर लिया, बट समझ गए तो। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। आप जानते हैं कि U1 लिखते तो क्या लिखते, Q स्क्वायर बाय 2C1 लिखा है ना। U1 क्या लिखा था, Q स्क्वायर बाय 2C1। U2 क्या लिखते, Q स्क्वायर बाय 2C2। U3 क्या लिखते, Q स्क्वायर बाय 2C3। तो तीनों का रेशियो लिखना होता है U1 is to U2 is to U3, तो इन तीनों का रेशियो इफ निकालना होता तो Q स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3, है ना। तो एनर्जी का रेशियो आपको निकालना हो तो आप सीरीज में तीन कैपेसिटर उनका एनर्जी का रेशियो निकालना तो क्या लिखेंगे, 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3, ठीक है। चल आगे बढ़े भाई हम लोग। और इससे भी कर सकते थे, U टोटल जो U जो होती है पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C होती है, तो Q सब में सेम है, Q इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर इन सीरीज। तो आप यहाँ पे Q सेम है, 2 सेम होता ही है, तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C लिख लेते तो उससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। चल आगे बढ़े हम लोग। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब सीरीज पढ़ लिया हम लोगों ने, सीरीज में क्या क्राइटेरिया था, कैसे पहचानते थे दो कैपेसिटर सीरीज में है या नहीं है, तो इनके बीच में जंक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा जंक्शन नहीं होगा तो कैपेसिटर में चार्जेस जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। अब पैरेलल को समझने का ट्राई करते हैं, पैरेलल कब करते हैं। तो पैरेलल का क्राइटेरिया पहले पहचानना सीखो कि कैपेसिटर पैरेलल में है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो क्या क्राइटेरिया होती है, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स। दो सेम पॉइंट के अबाउट तीनों कैपेसिटर या चारों कैपेसिटर या दो कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड हों तो हम लोग कहते हैं उन कैपेसिटर को कि वो पैरेलल में है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया A और B पॉइंट के क्रॉस मैंने C1 C2 C3 लिख दी। देखो ये A है तो A एक पॉइंट है, तो देखो कनेक्टिंग वायर जहां जहां जा रहा है सबको A लिख सकते हो, तो इसको भी A लिख दिया, नीचे आए इसको भी A लिख दिया। वैसे मान लो ये B पॉइंट है तो कनेक्टिंग वायर तो इसको भी B लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, नीचे आया तो कनेक्टिंग वायर ये भी B लिख सकते हैं। आप यहाँ देखो C1 C2 C3 ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, ये तीनों किन पॉइंट्स के क्रॉस हैं, तो कहोगे तीनों तो सर AB के क्रॉस ही हैं। C1 भी AB के क्रॉस है, C2 भी AB के क्रॉस है, C3 भी AB के क्रॉस है, तो आप कहोगे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स।
तो आप कह देंगे C1 C2 C3 इस केस में तो पैरेलल में है ना। पैरेलल में पहचाना सीख गए, 2 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। ये वर्ड हो गया, ये फ्रेज हो गया, ये याद रखेगा ओके। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या C1 C3 आपस में पैरेलल में है? बताओ भाई C1 C3 पैरेलल में है? कहोगे सर C1 तो A पॉइंट के है, C1 का दूसरा पॉइंट P है। अच्छा इस पॉइंट को मैंने P बोला तो इस पॉइंट को P बोलूं या कुछ अलग पॉइंट बोलना पड़ेगा? कहोगे सर अलग पॉइंट बोलना पड़ेगा, क्यों? बीच में सर कैपेसिटर आ गया, इफ ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड होता तो ऊपर भी P नीचे भी Q P लिख देता, लेकिन बीच में कैपेसिटर हो गया तो वो पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, ये 100% अभी श्योर है। ठीक है, यहाँ तक समझा? वो अलग पॉइंट और ये अलग पॉइंट है इस गिवन सिनेरियो में। ठीक है, तो आप देखो C1 किसके अक्रॉस है? A एंड P के अक्रॉस है। C3 किसके अक्रॉस है? A एंड Q के अक्रॉस है। क्या C1 और C3 कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस है? नहीं, इसके पास तो एक ही पॉइंट कॉमन है, दूसरा पॉइंट इसके में P है और इसमें Q है, अलग अलग पॉइंट है। तो आप कहेंगे C1 C3 दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस नहीं लगा हुआ है सर, इसलिए C1 C3 पैरेलल में नहीं है। ओके, अच्छा आपके मन में आएगा कि सर C1 C3 पैरेलल में नहीं है तो क्या सीरीज में है क्या? ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं, तो जंक्शन नहीं होना चाहिए। क्या C1 C3 के बीच में जंक्शन है? तो वहां से भर भर के ये तो P आ गया, फिर कैपेसिटर C5 आ गया, ऐसा ये तो नहीं है। तो सर पीछे से C1 के से डायरेक्टली C3 है नहीं, A पॉइंट है। याद करो सी इक्विवेलेंट में क्या करते हैं हम लोग, ए और बी के बीच में क्या लगा लेते हैं? बैटरी लगा लेते हैं, तो हो जाता है ए पॉइंट जंक्शन। यस, ए पॉइंट क्या हो जाता है? जंक्शन हो जाता है। तो आप कहते हैं C1 C3 सीरीज में नहीं है, तो C1 C3 ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। ओके, वैसे बताओ C1 C2 के बारे में बताओ, क्या सीरीज में है? कोई नहीं सर, C1 C2 के बीच में जंक्शन है, पॉइंट P जंक्शन है, वहां से एक और कनेक्टिंग वायर निकल रही है, तो C1 C2 सीरीज में नहीं है। अब पूछा मैं C1 C2 पैरेलल में है क्या? कहोगे नहीं सर, C1 तो A एंड B के क्रॉस है, C2 P एंड B के क्रॉस है, अलग अलग पॉइंट है। तो आप कहोगे C1 C2 ना सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। तो ऐसे भी कैपेसिटर्स आपको दिखेंगे आगे चल के जो कि आपस में ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे, तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहचाना सीख गए, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब मेरे पास C1 C2 C3, देखो इस डायग्राम में आ जाते हैं, C1 C2 C3 है। मैंने पूछा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। आप लिख भी सकते हो ये पॉइंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहला काम बोलो, याद आ रहा है कुछ? हाँ, पहला काम क्या करना है आपको? A और B के बीच में आप बैटरी लगा लीजिए। ठीक है, A एंड B के बीच में बैटरी लगा ली। देखो मैं नीचे लगाया हूँ, तो A एंड B के बीच में मैंने बैटरी लगा दी। बैटरी की ईएमएफ लिख दी V वोल्ट। चलिए, बैटरी का लोअर पोटेंशियल इनको मैंने 0 वोल्ट बोल दिया, तो हायर पोटेंशियल इन क्या हो जाता है? 0 प्लस ईएमएफ इज हायर पोटेंशियल, तो V लिख दिया। अच्छा देखो ये V है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है तो ये भी V होगा। यस, कनेक्टिंग वायर ये भी V होगा, कनेक्टिंग वायर है तो उसका भी पोटेंशियल V होगा, कनेक्टिंग वायर तो नीचे का भी पोटेंशियल V है। तो इस तीनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल VB है, या तीनों पॉइंट सेम है, VB। अच्छा ये 0 है, देखो कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 0, ये भी 0, ऊपर में भी 0 और नीचे में 0। कनेक्टिंग वायर होती तो पोटेंशियल सेम होगी। अब मैंने ये देखा कि C1 C2 C3 इफ तीनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में पहचानते कैसे थे? पैरेलल में 2 कॉमन पॉइंट्स होना चाहिए। ऑब्वियसली 2 कॉमन पॉइंट के अक्रॉस होगा तो ऑब्वियसली इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आगे लिखेंगे हम लोग कि जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बट उल्टा सही नहीं है कि दो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो वो दोनों पैरेलल में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे देखेंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कोई राम है कोई घनश्याम है, मतलब दो अलग अलग कैपेसिटर है, C1 C2 कहीं कहीं पड़ा हुआ है और उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया, तो थोड़ी उसको कहते हैं आपकी पैरेलल में, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए उसको रहने देते, बाद में देखते हैं। तो चलो V आ गया, ये 0 होगा, 0 लोअर पोटेंशियल है, V हायर पोटेंशियल है, तो V के तरफ जो प्लेट है वो V की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर के सरफेस पे प्लस चार्ज और सामने वाले में इक्वल अपोजिट चार्ज, तो प्लस मान लो Q1 लिख दिया, तो सामने में माइनस Q1 लिख दिया। ठीक है, वैसे देखो C2 के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल V है और वहाँ पे 0 है, 0 को मैंने लोअर पोटेंशियल माना हुआ है। देखो बैटरी में 0 क्या था? लोअर पोटेंशियल था। 0 लोअर पोटेंशियल है एंड V हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल के साइड में जो प्लेट है उसके अंदर के सरफेस पे देखो प्लस Q2 लिखा, तो सामने में इक्वल अपोजिट तो माइनस Q2 लिख दिया। देखो V है और ये 0 है, तो V हायर पोटेंशियल है, उसके साइड में जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे प्लस Q3 लिखा, तो सामने की प्लेट पे इक्वल अपोजिट होता है, ये प्लस Q3 है तो ये माइनस Q3 हो जाता। ठीक है,
अब देखो ये तो लिख दिया मैंने चार्जेस। देखो यहाँ पे पहले बैटरी नहीं कनेक्ट होता तो जीरो चार्ज था, अभी क्या होगा माइनस Q1। इसका मतलब इसको Q1 ने छोड़ के गया है ना। Q1 इससे रूट गया, इससे छोड़ के चला, ये Q1 इधर चला आया। वैसे यहाँ पे जीरो था, अभी माइनस Q2 हो गया, तो Q2 इधर चला गया, इसको छोड़ के चला गया। Q3 यहाँ पे जीरो था, अभी माइनस Q3, मतलब Q3 यहाँ से चला। ये ऊपर से Q1 आ रहा है, यहाँ से Q2 आ रहा है, यहाँ से Q3 आ रहा है, सब मिलके मान लो मैंने Q लिख दिया। ठीक है, सब मिलके क्या हो गया, Q एक नोटेशन दे दिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यस, है ना। Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है, Q3 आ रहा है, सब मिलके क्या हो रहा है Q। तो मैं नीचे देखो लिख दिया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, आप समझा कैसे हुआ। अब देखो और देख लेते हैं आगे, ये Q चार्ज चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यही Q चार्ज बैटरी से पास हो रहा है, देखो बैटरी से Q चार्ज ही पास हो रहा है, यस। वही Q चार्ज चल रहा है चल रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से तीन पार्ट में बट जाता, ऊपर में Q1 चला जाता है, बीच में Q2 चला जाता है, नीचे में Q3 चला जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको सी इक्विवेलेंट लिखना हो तो आप क्या पढ़े हो, जो बैटरी से जो पास चार्ज पास करे वो Q अपॉन बैटरी की ईएमएफ क्या है V, तो Q अपॉन V लिख दिया आपने। ओके, ये निकालना है, Q अपॉन V निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन हमने लिख दिया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, Q को लिखना है तो Q को मैंने सी इक्विवेलेंट इनटू V बोला था, हमारे पास यही सी इक्विवेलेंट। Q को क्या बोलोगे, देखो Q को क्या बोलोगे, सी इक्विवेलेंट इनटू V लिख दिया। Q1 क्या बोलोगे, Q1 चार्ज है तो Q इज इक्वल टू CV होता है कैपेसिटर के लिए, तो Q1 क्या लिख देते हैं आप, C1 इंटू V। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो C1 इंटू V Q1। Q1 की जगह C1 इंटू V, Q2 की जगह क्या लिखते हैं C2 इंटू V, Q3 की जगह क्या लेते हैं C3 इंटू V। V कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब C1 C2 C3 ये तीनों कैपेसिटर आपस में इफ पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा चल रहा है। रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला है वो कैपेसिटर में पैरेलल के फॉर्मूला जैसा है, और रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला था वो कैपेसिटर में सीरीज जैसा दिखता है। ठीक है, बस ऐसा लिख लिया ये भी। चलिए इसको रोक के लिख लीजिए, पूरी डिस्कशन को समझिए, बार बार सुनिए समझिए, अच्छा लगेगा आपको। अब Q1 is to Q2 is to Q3 लिखनी तो बड़ा आसान है, क्या लिखा था मैंने Q1 को C1V is to C2V is to C3V लिखता, V कैंसिल हो जाता, अब क्या लिखते Q1 is to Q2 is to Q3 क्या लिखते C1 is to C2 is to C3। ओके, मालूम मैंने लिख दिया था C1 is to C2 is to C3 जो था C1 C2 C3 की वैल्यू सेम है, तब Q1 is to Q2 is to Q3 क्या लिखते 1 is to 1 is to 1 वही लिख दिया, मतलब तीनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इफ ऐसा हो तो पैरेलल के केस में, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम, यस। इफ सारे कैपेसिटर सेम ही पॉइंट के अक्रॉस हैं, ए बी के पॉइंट के अक्रॉस ही थे, तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो सेम ही होता। ठीक है, टोटल एनर्जी लिखनी है तो हाफ U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, U टोटल जब यहाँ लिख दिया हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तीनों कैपेसिटर का अलग अलग आप एनर्जी निकालते हैं, U1 is to U2 is to U3 लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तीनों का क्रॉस पोटेंशियल सेम है, V सेम है, तो क्या आ जाता है अलग, C1 is to C2 is to C3। ये फॉर्मूला देखो, किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, अंदर स्टोर होती है, वो ये फॉर्मूला होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर। तीनों कैपेसिटर का क्या सेम है, V सेम है, तीनों कैपेसिटर इस पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V सेम हो गया, तो U1 is to U2 is to U3 क्या लिखते हैं आप, C1 is to C2 is to C3, इस तरह से आप लिख सकते थे। ओके, आगे बढ़े हम लोग, चलिए ये भी कह दिया हम लोगों ने। अच्छा U टोटल निकाल के देखते हैं ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, U टोटल आप लिख देंगे U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों की एनर्जी ऐड कर लो, तो हाफ U1 क्या लिखते हैं C1 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर, U3 क्या लिखते हैं हाफ इंटू C3 इंटू V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 V स्क्वायर हो जाता। इसी तीनों को मिला के क्या कर दिया मैंने C इक्विवेलेंट, तो समझा मैंने U टोटल हाफ C इक्विवेलेंट कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा था एक्चुअली। ठीक है, अच्छा अच्छा यहाँ पे Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V तो था ही, इसको पुट कर लेते यहाँ पे तो आपको दिखता कि इसके एक और फॉर्मूला जाता है Q स्क्वायर बाय 2 C इक्विवेलेंट यहाँ पे भी। ओके, गॉट इट, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर से वो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने 5 10 20 माइक्रोफैराड के तीन कैपेसिटर ले लिए ए बी के अक्रॉस, पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है,
तो तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला तो इक्विवेलेंट का क्या था, C1 प्लस C2 प्लस C3। कहाँ गया भाई, डायरेक्ट लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 5 प्लस 10 प्लस 20 माइक्रोफैराड, कितने हुए 35 माइक्रोफैराड, आसानी से सॉल्व हो गया। दूसरा क्या था भाई, दूसरा था मुझे क्या निकालना था, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालनी, बड़ा आसान है। ये 100 वोल्ट है, ये लोअर पोटेंशियल राइट साइड में है, हाई पोटेंशियल लेफ्ट साइड में है। तो देखो क्या करेंगे, जो 100 वोल्ट है तो 100 में लोअर पोटेंशियल को सपोज 0 मान लिया मैंने, तो हायर पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल प्लस ईएमएफ, हायर पोटेंशियल 100। इफ ये 100 है तो देखो कनेक्टिंग वायर है, देखो देखो ये भी 100 हो जाता, कनेक्टिंग वायर है तो ये 100 वो 100 और ये भी 100 हो जाता। वैसे जीरो देखो तो कनेक्टिंग वायर है, ये भी बी पे भी 0 वोल्ट हो जाता है, ये भी 0 होता, नीचे भी 0 होता, ऊपर भी 0 होता। तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दिख रही है आपको, 100 वोल्ट की दिख रही है ना, होनी भी चाहिए, कॉमन पॉइंट्स भी होते हैं और अक्रॉस कैपेसिटर आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो 100 और 0 में कौन बड़ा है, 100 बड़ा है, तो 100 के साइड का जो प्लेट होगा उसके अंदर के सरफेस पे प्लस चार्ज होगा, है ना, और 0 जो लोअर पोटेंशियल उसके साइड में जो प्लेट है उसके अंदर के सरफेस पे माइनस चार्ज होगा। अच्छा, प्लस वाले सरफेस पे चार्ज निकालना है, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते पक्के हैं, है ना, एक ही चीज पढ़ रहे हैं, Q is equal to CV। तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट, इनर सरफेस प्लेट विल बी Q is equal to C। C is 5 माइक्रोफैराड और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, 5 माइक्रोफैराड इनटू 100 वोल्ट, तो प्लस 500 माइक्रोकूलम हो गया। तो ये प्लस 500 हुआ तो आमने सामने इक्वल अपोजिट, तो सामने में माइनस हो जाता है, माइनस 500 माइक्रोकूलम, ठीक है। सेम देखो ये 100 है, ये 0 है, तो 0 लोअर पोटेंशियल है, 100 हायर पोटेंशियल है, तो 100 की तरफ का जो प्लेट है उसके अंदर पे प्लस चार्ज होता, लोअर पोटेंशियल जो 0 है उसकी तरफ जो प्लेट है उसके अंदर पे माइनस होता। अब प्लस वाला चार्ज कैसे निकालते हैं, Q is equal to CV से, C कितनी है 10 और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है इस कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी 100 है ना, इधर 100 वो 0, 100 माइनस 0 100, पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, C क्या है 10, तो Q is equal to C मतलब 10 into 100, तो 1000 हो गया। यहाँ पे प्लस 1000 माइक्रोकूलम, आमने के सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, तो सामने में माइनस 1000 माइक्रोकूलम हो गया, ओके। अकॉर्डिंगली इस प्लेट पे देखिए ये 100 था, ये 0 था, ये हाई पोटेंशियल है, 0 लोअर पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे प्लस चार्ज, लोअर पोटेंशियल जो प्लेट है उसके वो जो प्लेट है लोअर पोटेंशियल साइड की तरफ जो प्लेट है उसके अंदर के सरफेस पे माइनस चार्ज। प्लस पे कितनी चार्ज होती है कैसे निकालते हैं, Q is equal to CV, C कितनी है 20 माइक्रोफैराड, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 0, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या है 100 माइनस 0 100, तो 20 into 100 2000, तो प्लस 2000, आमने सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज, ये प्लस 2000 तो सामने में माइनस 2000 माइक्रोकूलम है, ओके। अच्छा तो कुछ और कर लेते हैं, हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये माइनस 500 है, मतलब बैटरी नहीं कनेक्ट होता तो 0 रहा होता, अभी माइनस 500, इसका मतलब इससे 500 माइक्रोकूलम चार्ज चला है, यस। ये पहले 0 था, अभी क्या है माइनस 1000 है, तो इसका मतलब इससे 1000 चार्ज चला है, 1000 माइक्रोकूलम चार्ज चला है। ये 0 हुआ करता, बैटरी नहीं कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया तो माइनस 2000, इससे 2000 चला। ये तीनों मिलके 2000 1000 एंड 500 मिलके 3500 हो जाता, वो चार्ज चलता और बैटरी से क्रॉस होके जाता, बैटरी से क्रॉस होके जाता, ऐसा ऐसा आता, और यहाँ पे इधर 500 ऊपर में, 1000 बीच वाले में, 2000 नीचे में, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब कहानी की तरह चलेगा, ओके। आई होप ये समझा, आपको रोक के इसको देख लीजिए आप, है ना, लिख लीजिए अच्छे से, ओके ओके। चलिए आगे बढ़े, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने में ध्यान से समझना, अब मैं रिजल्ट का यूज करूंगा, मैं ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिसमें इक्विवेलेंट के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, मतलब सारे कैप्चर आपस में सीरीज पैरेलल में ही रहेंगे, मैं इंश्योर करूंगा ऐसे क्वेश्चन। बाद में सीरीज पैरेलल जब एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अलग तरह के सर्किट लेंगे जहाँ पे सीरीज पैरेलल नहीं होगा, ओके। तो मैंने ए और बी पॉइंट ले लिया, ये सारे कैप्चर बना दिए, और मैंने पूछा फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, पॉइंट मेंशन किया रहेगा किस पॉइंट का क्रॉस, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं समझो आप, ए बी का क्रॉस निकालना है, तो पहले मैंने ए बी लिख दिया, पहले सी और डी के अक्रॉस देखना, ये पॉइंट देखो सी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया डी, सी और डी के अक्रॉस देखो, ये देखो 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड पे गौर से देखो, 6 3 एंड 6 के अक्रॉस, 3 एंड 6 के बीच में कोई जंक्शन है क्या, कहोगे नहीं सर ये तो डायरेक्टली 3 एंड 6 थोड़ा सा टर्न है, बट वो जंक्शन नहीं है, वो जंक्शन नहीं, वहां से कोई तीसरा वायर थोड़ी निकल रहा है, अंडरस्टूड। 3 एंड 6 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो
can we say that 3 microfarad and 6 microfarad in series? Yes. तो 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड सीरीज में है। तो सीरीज में दो के लिए मैंने क्या लिखा था, C इक्विवेलेंट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C मान लो C1 3 बोल दिया, C2 6 बोल दिया, 3 into 6 अपॉन 3 प्लस 6 2 माइक्रोफैराड हो गया। मतलब C एंड D पॉइंट के अक्रॉस 3 एंड 6 को सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो वही मैं डायग्राम में देखो बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो इस डायग्राम को इस डायग्राम से कंपेयर कीजिए, देखिए रोक के ड्रॉ कर लीजिए, इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर देखो मैंने C एंड D के बीच में 3 एंड 6 को हटा के क्या लगा दिया, 2 माइक्रोफैराड लगा दिया। अब फिर से और गौर से देखो, C एंड D के बीच में देखिए ऊपर में 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है। क्या ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं? हाँ, देखो 2 भी C एंड D के क्रॉस है, 4 भी C एंड D के क्रॉस है, 2 कॉमन पॉइंट्स के क्रॉस है, 2 भी वैसे ही है और 4 भी वैसे ही है। आप कह सकते हैं क्या 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड इन पैरेलल? कहेंगे यस। इफ पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2, 2 प्लस 4 6 हो जाता है। मतलब C एंड D के बीच में इस दोनों कैपेसिटर को हटा के आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाएंगे तो कितना का लगाना पड़ेगा, तो 6 माइक्रोफैराड का। लगा लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। तो मैंने C और D के बीच में 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा दिया, इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से C D B, C और B के बीच में देखिए ये 6 and 3 आपको कैसा दिख रहा है, 6 and 3 सीरीज में दिख रहा है? यस। कोई जंक्शन है क्या 6 and 3 के बीच में, इस 6 and 3 के बीच में? नहीं, जंक्शन नहीं है, वो तो टर्न है, वो जंक्शन थोड़ी है। तो इफ जंक्शन नहीं है तो आप इन दोनों को 6 and 3 को क्या कर सकते हैं, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का C1 C2 upon C1 plus C2। C1 को 6 मान लो, C2 को 3 मान लो, 6 into 3 upon 6 plus 3 सॉल्व किया 2 माइक्रोफैराड। तो C एंड B के बीच में 6 and 3 को हटा के आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना लगा सकते हैं, 2 माइक्रोफैराड। तो नेक्स्ट डायग्राम वही करते हैं हम लोग। तो C एंड B के बीच में बाकी सब ऐसे रखा, ठीक है, और एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया। देखो चेक करो, C एंड B के बीच में 6 and 3 को हटा के मैं क्या लगाऊंगा, 2 माइक्रोफैराड। वही किया मैं, C एंड B के बीच में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया। अब C एंड B को ही गौर से देखो, ये 4 and 2 4 and 2 क्या आपको पैरेलल में दिख रहा है? हाँ। कहेंगे सर 2 and 4 के ये जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ना, 4 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो कॉमन पॉइंट C एंड B के बीच में ही है। ओके, कॉमन पॉइंट C एंड B के बीच में ही है। इफ ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि 2 and 4 किस में है, पैरेलल में है। 2 and 4 किस में है भाई, पैरेलल में है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इफ पैरेलल में है तो सीक्वेंट का फॉर्मूला क्या होता था भाई, सीक्वेंट वाज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 2 है, C2 क्या है 4 है, 2 प्लस 4 क्या होगा 6 माइक्रोफैराड। तो आप C एंड B के बीच में 4 and 2 को हटा के सिर्फ 6 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटर रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रख दिया मैंने 6, देखो 2 and 4 को हटा के 6 रख दिया। अब बताओ A एंड B के बीच में 3 and 6 बचा, बस 3 and 6 बचा। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में है। तो 3 and 6 के बीच में देखो कोई जंक्शन है, नहीं है। तो 3 and 6 किस में आ गया, सीरीज में हो गया। सीरीज का सीक्वेंट का फॉर्मूला क्या था, C1 C2 upon C1 plus C2। C1 3 है, C2 6 है, तो 3 into 6 upon 3 plus 6, ठीक है। ये हो गई 18/9 means 2 माइक्रोफैराड। तो सॉल्व हो गया, A एंड B तक पहुंच गए। A एंड B के बीच में अब इन दोनों को हटा के क्या लगा दो, 2 माइक्रोफैराड। और इसी को क्या कह देंगे आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो आप इसको एक एक करके गौर से समझते हुए आगे बढ़ना है आपको, गौर से, ये ध्यान रखना है ना, गौर से आगे बढ़ना है समझते हुए, वरना आपको गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। तो एक एक चीज अभी मैंने क्या किया, एक गौर से देखो, मैंने जब डायग्राम बनाया तो मैं हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो आपको ऐसे ही करना चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट फील हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करके देखो, तो इससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको फील हो जाएगा। एक बार ये कॉन्सेप्ट इफ आपको फील हो चुका है, फील हो गया है, तो फिर आप ये सब काम ना मन में कर पाओगे, मन में आराम से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन टिल देन जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते तो नोटबुक पे कर करके देखा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन और लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा बना लिया मैंने, बहुत सारे कैपिटल ले लिए, पूछा A और B के बीच में सीक्वेंस निकालो। निकालते हैं हम लोग, चल निकाल लेते हैं। A एंड B के क्रॉस देखा, तो पहले मैं एक कोने से, आपको वो खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ से चलना है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको समझेगा। तो इस पॉइंट को देखो, ये A पॉइंट है, तो A पॉइंट आगे कुछ नहीं लिख पाऊंगा। ये B है तो देखो कनेक्टिंग वायर, तो ये भी B लिख सकता हूँ। ये कनेक्टिंग वायर है B, कनेक्टिंग वायर है B, ऊपर भी B, नीचे भी। कनेक्टिंग वायर जहाँ जहाँ है कॉमन लिखता गया, ये B है। यहाँ पे कैप्चर आ गया तो
बी है तो उधर उसके दूसरे साइड में भी नहीं लिख पाओगे, कैप्स्टन आ गया, तो इसको नया नाम रख दिया सी। वो सी लिख दिया तो कनेक्टिंग वायर है तो नीचे भी सी आ गया। अब आप 3 एंड 9 पे गौर से देखो, ये 3 एंड 9 जो है, क्या ये दोनों दो कॉमन पॉइंट सी एंड बी के क्रॉस है? कहोगे हाँ सर, सी एंड बी के क्रॉस है, ये 3 एंड 9 दोनों दो कॉमन पॉइंट सी एंड बी के क्रॉस है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों पैरेलल में हो गए, है ना? तो आप कहेंगे 3 एंड 9 कैसे हैं? पैरेलल में। और पैरेलल में इस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, तो आप 3 प्लस 9 करते थे 12 हो जाता, ठीक है? तो C1 प्लस C2 3 प्लस 9 कर दिया 12 हो गया। तो C एंड B के बीच में देखो, गौर से देखो, आप देखो C एंड B के बीच में ये दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर आप लगा सकते हो, और जो कि 12 माइक्रोफैराड का होगा। इन दोनों को हटा देता हूं मैं, C यहाँ रहने देता हूँ, B यहाँ पे रहने देता हूँ, और इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर बना देता हूँ C एंड B के बीच में, और उसकी वैल्यू रखूंगा 12 माइक्रोफैराड। चेक कीजिए, वही किया मैंने, देखो गौर से देखो, 12 लिख दिया, C एंड B के बीच में 2 था, तो दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दिया 12 का। अब ये देखो B था, ये C था, और इस पॉइंट को मैंने D नाम रख दिया। देखो 6 एंड 12 को पे गौर से देखो, आप 6 एंड 12 एक तरह से सॉल्व करो, सॉल्व होते चला जाएगा आपको। 6 एंड 12 के बीच में कोई जंक्शन है क्या? नहीं है। तो आप कह सकते हैं 6 एंड 12 किस में है? सीरीज में है। 6 एंड 12 किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 into C2 upon C1 plus C2, मतलब 6 into 12 upon 6 plus 12, 4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब हुआ डी एंड बी पॉइंट के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को हटा के आप 4 माइक्रोफैराड के एक कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है? इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा दिया 4। देखो चेक करो, इन दोनों को हटा के बीच में एक लगा दिया 4, तो 4 ऊपर बचा, नीचे में 1 बचा, तो मैंने रिड्रॉ कर लिया ऐसा। अब देखो ये डी है, ये भी डी है, ये बी है, बी है, तो अब बताओ 4 एंड 8 किस में? पैरेलल में है, सीरीज में? तो सर पैरेलल में है, दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस है 4 एंड 8, और कॉमन पॉइंट का क्रॉस होता है तो हम लोग करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 8 क्या हो जाता है? 12 माइक्रोफैराड। तो डी एंड बी के बीच में 4 एंड 8 को हटा के आप एक कैपेसिटर लगा सकते हो, कौन सा? 12 माइक्रोफैराड का, तो लगा लेते हैं भाई। आगे देखो, डी एंड बी के बीच में उन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया 12 का। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब इस पॉइंट को मैंने ई लिख दिया, लेट ई। अब देखो ई एंड बी के बीच में सोचो 6 एंड 12 है, ई एंड बी के बीच में 6 एंड 12, बताओ 6 एंड 12 के बीच में कोई जंक्शन है क्या? बीच में नहीं है। डी पॉइंट जंक्शन दिख रहा है? अब तो नहीं दिख रहा है, जंक्शन नहीं है। आप क्या कहेंगे? 6 एंड 12 किस में? सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट C1 C2 upon C1 plus C2, तो 6 into 12 upon 6 plus 12, 4 माइक्रोफैराड हो गया। इसका मतलब हुआ ई एंड बी के पॉइंट के बीच में आप 6 एंड 12 को हटा के सिर्फ 4 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो वही कर लेते हैं। देखो मैंने इसको ई लिख दिया, अच्छा ये बी है तो ये भी बी है, ऊपर भी बी है, तो ई एंड बी के बीच में 6 एंड 12 को हटा के आप क्या लगा दो? 4 का लगा दो, तो ई एंड बी के बीच में देखो मैंने 4 लगा दिया। अब देखो ई एंड बी के बीच में 4 एंड 8 आपको पैरेलल में दिख रहा है? यस, क्योंकि ई एंड बी के बीच में 4 के क्रॉस भी दो पॉइंट जो है ई एंड बी है, 8 के क्रॉस भी दो पॉइंट ई एंड बी है, दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों कैपेसिटर के लिए। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 8 हो गया 12। तो ई एंड बी के बीच में 4 एंड 8 को हटा के आप एक कैपेसिटर लगा सकते हो 12 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इन दोनों को हटा दिया, ई एंड बी के बीच में एक लगा दिया 12 माइक्रोफैराड का। अब देखो ए ई बी ऐसा रह गया, यही बचा, दो बचा, बताओ 6 एंड 12 ए और बी के बीच में, 6 एंड 12 के बीच में कोई जंक्शन है क्या? कहेंगे नहीं, कोई जंक्शन नहीं है। 6 एंड 12 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 6 एंड 12 सीरीज में है? कहेंगे हाँ, 6 एंड 12 सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 C2 upon C1 plus C2, 6 into 12 upon 6 plus 12, 4 माइक्रोफैराड। तो अब मैं 6 एंड 12 को हटा के ए एंड बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ 4 माइक्रोफैराड का, और वही मेरा इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है? आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन दिस केस, आप लिखते 4 माइक्रोफैराड, ठीक है? चलिए ये भी समझ में आ गया, ओके? और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे रुक जाते हैं ना, सीरीज पैरेलल के यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सीरीज पैरेलल आगे और कंटिन्यू करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे सीरीज पैरेलल में। सीरीज पैरेलल जम के इतना पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा सीरीज पैरेलल पढ़ना इतना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, या व्हीटस्टोन ब्रिज से आते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है? आगे पढ़ोगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, या एक इनफाइनाइट लैडर होता है, 4-5 मेन टॉपिक होते हैं इक्विवेलेंट के, उनमें से एक मेजर पॉइंट यही होता है। बाद में एक और मैं सिमेट्री लास्ट में पढ़ाऊंगा, सिमेट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं कैपेसिटर के, बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वहां पे देखेंगे सिमेट्री छोड़ के जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली सब सीरीज पैरेलल में ही आ जाता है, ठीक है? तो घुमा फिरा के सब सीरीज पैरेलल में आ जाता है, तो सीरीज पैरेलल एक बैकबोन है आपका, ओके?
चलिए यहाँ पे रोक लेते हैं वीडियो को। आई गेस आपको वीडियो समझ में आया होगा, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आपको समझेगा ये। ओके, लाइक कर लो सब, आपको पसंद आए तो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एंड में क्या बताऊं, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जो भी इस फील्ड में है या फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू।